अस्थमा डिजीज़ जो लंग्स में होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, तो उसके बारे में आज सारी आप इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। Hello students, today my new lecture about asthma disease. So students, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि जो अस्थमा डिजीज़ होती है, आसान भाषा में आपको बोलूँ कि दम की बीमारी, सांस की बीमारी वो क्यों होती है, कैसे होती है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसमें उसके क्या काजेज़ होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या उसकी डायग्नोसिस होती है, क्या उसकी मेडिकेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट तक जुड़े रहना। तो ये कॉमन डिजीज़ है जो सर्दी में अमूमन होती है। आप देखें जब भी सर्दी आती है तो कॉमन कोल्ड से रिलेटेड पेशेंट को ना अस्थमा मोस्टली कॉमन हो जाती है। तो ये क्यों होती है? ये जो डिजीज़ है ये घर घर में होती है, घर घर में होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये तो हमारे जब हमको इसके बारे में पता होगा कि इस वजह से ये होती है, इसमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, फिर इसकी मेडिकेशन ये है, तो हम घर बैठे इस डिजीज़ की जो ना ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो स्टार्ट। माय नेम इज़ डॉक्टर भागचंद कुमार फ्रॉम ट्राली। सो स्टूडेंट्स, जो अस्थमा डिजीज़ है तो वो एक दम की बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है, उसकी जो ना ब्रीथिंग स्वेटिंग होती है, उसको सांस लेने में बहुत मुश्किलात होती है। तो उसी में डेफिनेशन आपको बताऊं, दूज क्रोनिक डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो क्रोनिक हो एंड कास्ड बाय एलर्जी, जो एलर्जी के वजह से हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अस्थमा। मीन्स ऐसी डिजीज़ जो क्रोनिक हो और एलर्जी की वजह से हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अस्थमा। एलर्जी कैसे? मान लो अभी सर्दी चल रही है तो आप देखें टेम्परेचर मोस्टली डाउन ही होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर एक पेशेंट अस्थमा में इन्वॉल्व होता है तो वो क्या है, एनवायरमेंटल से उसको ऑक्सीजन तो इनहेल करने के लिए चाहिए। तो वो जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वो रिलीज़ करता है अपनी लंग्स से, तो वो क्या होता है, तो एक तो पेशेंट वैसे अस्थमा में इन्वॉल्व होता है, तो जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है एनवायरमेंटल में, तो जो दूसरे जो लोग होते हैं जैसे कि हम, तो हम जैसे ही उसने जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की है हमारी एनवायरमेंटल, तो जो सेहतमंद जो इंसान होते हैं जो हम हैं, तो जैसे इसको इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि जो उसके जो वायरल जो इन्फेक्शन जो उसके पैरा जो होते हैं वो हम ऑक्सीजन के साथ इनहेल कर लेते हैं, तो इसी वजह से जो ना वो वायरल हो जाता है। तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो ऐसे ही वो अस्थमा डिजीज़ वायरल होती है। सो पता क्या होता है, मोस्टली सर्दी में टेम्परेचर डाउन होता है तो जो सनलाइट होती है वो इतनी तेज़ नहीं होती है कि वो बैक्टीरिया जो वायरल होता है वो किल नहीं होता है, तो इसीलिए वो इधर उधर ही भटकता रहता है, ऊपर नहीं जाता। तो इस वजह से ही वो अस्थमा डिजीज़ है वायरल होती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसके काजेज़ क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सम काजेज़ हैं, जैसे कि देयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा डिजीज़। ऐसे फैक्टर हैं जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं अस्थमा डिजीज़ होने के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो है एनवायरमेंटल। अभी एनवायरमेंटल कैसे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे अभी जो मौसम है वो चेंज होती है। तो मान लो अभी सर्दी है, तो पता क्या होता है, सर्दी एकदम से गर्मी चेंज हो जाती है, गर्मी उसमें सर्दी में चेंज हो जाती है, तो इस हिसाब से भी पेशेंट को अस्थमा हो सकती है। मोस्टली कॉमन है कि जैसे जो कूल्ड एयर वो हीट में कन्वर्ट हो जाए और हीट वाली जो वेदर होती है वो उसमें कोल्ड में चेंज आए, तो मौसम की तब्दीली की वजह से भी पेशेंट को अस्थमा हो सकती है। तो ये था उसका फर्स्ट। अब सेकंड जो आता है वो है एटमॉस्फेरिक, जो हमारी फ़िज़ा है उसकी चेंजिंग की वजह से भी पेशेंट को अस्थमा हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आता है ओजोन, जैसे गर्मी क्या ज़्यादा बढ़ जाना,
हीट का बढ़ जाना, ओजोन में तो मोस्टली अभी है ही है, क्योंकि अभी 2024 से तो अभी रिसर्च हुई है, तो उनमें उन लोगों ने साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि अभी अस्थमा डिजीज़ भी एक आम डिजीज़ बन चुका है। सेकंड जो आता है वो है इंडस्ट्रियल स्मोक। आप देखें जो ये कारखाने वगैरह होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, तो पता क्या होता है कि जो उनमें जो वेस्ट उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या करते हैं, उनको जो इंडस्ट्रियल स्मोक की फॉर्म में हमारी जो ना एनवायरमेंटल में वो रिलीज़ करते हैं धुएं की फॉर्म में। जैसे आप देखें भट्टे हैं तो वहाँ पे सिरे बनती है, तो उनका जो धुआं है वो भी जहरीले गैसें जो होती हैं वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंटल में रिलीज़ करते हैं। तो पता है क्या है, जब वो रिलीज़ होती हैं तो वो ऑक्सीजन से मिक्स होती है, तो हम ह्यूमन को ऑक्सीजन तो चाहिए, ऑक्सीजन के बिना तो हम रहने से। तो पता है क्या, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो जहरीले गैसें भी हम इनहेल करते हैं, तो उसकी वजह से भी वो जहरीले गैसें हमारे लंग्स में अस्थमा डिजीज़ के जो ना कारण बन सकता है। उसके बाद आता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो भी ये गाड़ियाँ हैं, बाइकें, जहाज़ें वगैरह वगैरह, जो जितनी भी ऑल द वर्ल्ड में जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं छोटी से लेकर बड़ी तक, तो आप देखते हैं ये जब भी चलती हैं तो इनका जो धुआं होता है वो भी एक खतरनाक किस्म का सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो एक खतरनाक किस्म की होती है, तो वो भी हमारे एनवायरमेंटल में जाती है, हमारे ऑक्सीजन से मिलती है, तो उसको भी इनहेल करने से हमें अस्थमा हो सकती है। और जो थर्ड है वो है एलर्जी इनहेलेशन। फर्स्ट था एनवायरमेंटल, सेकंड था एटमॉस्फेरिक, और अभी जो थर्ड होगा वो होगा एलर्जी इनहेलेशन। अभी एलर्जी इनहेलेशन से क्या मुराद है, उससे यही मुराद है कि जो फूड होते हैं जो हम एलर्जी वाले जो हम लेते हैं, मान लो जैसे कि मोस्टली आप देखें जो लोग बियर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वाइन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो जब ये चीज़ें रेगुलर रूटीन की तौर पे जब वो लेते हैं तो उनसे भी क्या होता है, उनको अस्थमा डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये थे इसके 3 बिग जो ना फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा डिजीज़। इन्हीं की वजह से ही अस्थमा डिजीज़ होती है। तो अभी बाद में आते हैं हम उसके रिस्क फैक्टर में। अब हम जानेंगे कि रिस्क फैक्टर कौन से हैं उसके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि जैसे कि अभी एक पेशेंट को तो अस्थमा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछेगा कि भाई आपको ये अस्थमा डिजीज़ है, आप हमें बताएं कि आपके घर में किसी और को तो नहीं है, आपके बाबा को नहीं है, आपकी मदर को नहीं है, आपके दादा को, दादी को, आपके किसी फैमिली मेम्बर किसी और को तो नहीं है। तो वो बताएगा जी हाँ मेरे दादा को थी, मेरे दादी को थी या मेरे बाबा को थी। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी फैमिली हिस्ट्री जानते हैं। सेकंड में आती है पॉसिबल स्मोकिंग। हम पेशेंट से ये भी पूछते हैं कि भाई आप स्मोकिंग तो नहीं कर रहे, अगर आप रेगुलर बेस पे अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको अस्थमा होती है। तो पेशेंट बता दे जी हाँ मैं स्मोकिंग करता हूँ या मैं नहीं भी करता हूँ, तो ये हम डॉक्टर जो ना उस पेशेंट से पूछता है। तो पॉसिबल स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है, उससे भी पेशेंट को अस्थमा होने का 100% चांसेस होता है। और जो थर्ड नंबर है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी कैसे, पेशेंट का जैसे वेट बढ़ जाना, वेट हाई लेवल पर बढ़ जाना, पेशेंट जो ना मोटापा आ जाना, तो उससे क्या होता है हमारी जो वेन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाती हैं, दब जाती हैं, तो उस हिसाब से भी पेशेंट को अस्थमा डिजीज़ हो सकती है। तो ये थे इसके बेसिक। फोर्थ पे आता है रेगुलर NSAIDs जो ड्रग्स होते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग्स का यूज़ करना रेगुलर बेस पे, तो उससे भी पेशेंट को अस्थमा हो सकती है। जिससे लास्ट आता है वो लो बर्थ वेट। जैसे कि न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उसका जो ना वेट बहुत ही लो होता है, तो उससे भी पेशेंट को अस्थमा होता है। उसमें क्या होता है जबकि उसका जब वेट ही लो है तो उसको अस्थमा डिजीज़ हो सकती है। सो स्टूडेंट्स ये थे उसके बेसिक रिस्क फैक्टर जो मैंने आपको बताया। तो अभी इन्हीं की वजह से ही ये पेशेंट को अस्थमा डिजीज़ होती है। तो ये बेसिक है, तो हमें चाहिए कि सिगरेट से अवॉइड करना चाहिए, इंडस्ट्रियल स्मोक है जो उनका भी केयर करना चाहिए, और जो पॉसिबल स्मोकिंग उससे ओबेसिटी से अपना वेट ज़्यादा बढ़ने ना दें, तो उससे भी पेशेंट को अस्थमा हो सकता है। तो हमें चाहिए कि इन सारी चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए।
तो अभी मान लो अगर एक पेशेंट को अस्थमा हो गई, रिस्क फैक्टर से आ गए पेशेंट को, बाद में अस्थमा डिजीज़ हो गई, तो अभी इसके सिम्टम्स हमें क्या नज़र आएंगे? पेशेंट को अब अस्थमा डिजीज़ तो हो गई, तो अब पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट की जो ना हिस्ट्री देखता है। हिस्ट्री के बाद पेशेंट में सिम्टम्स देखता है कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स उस पेशेंट में नज़र आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट जिसको अगर अस्थमा डिजीज़ होगी तो उसको क्या होगी? वीजिंग ज़्यादा होगी, सांस लेने में दुश्वारी ज़्यादा होगी, और जो बाद में उसको होगी चेस्ट टाइटनेस होगी, चेस्ट का एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, जैसे ही वो ऑक्सीजन सांस लेने की कोशिश करेगा तो उसका जो है ना चेस्ट टाइटनेस हो जाए। फिर आता है प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन, लंबी लंबी सांस लेना। लंबी लंबी तो वैसे ही सांस लेगा ना, क्योंकि जो उसके जो एल्वेलाइज होते हैं या उसके ब्रोंकाइज होते हैं तो उसमें इन्फेक्शन म्यूकस जो ना जम जाता है, तो इस वजह से उसको ऑक्सीजन सही तरीके से मिल नहीं पाती, तो वो क्या पड़ता है? प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन करता है, लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करता है। और बाद में आता है साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जैसे वो सांस लेने की कोशिश करता है तो उसमें एक किस्म का साउंड बजने नज़र आता है, सीटी के जैसा साउंड भी उसमें बजने को नज़र आता है। तो ये थे उसके सिम्टम्स। उसमें पेशेंट को टेम्परेचर भी आ सकता है, पेशेंट को हेडेक भी हो सकता है, पेशेंट को जो ना भूख का कम लगना, सारा दिन जो ना बेचैनी होना, तो ये सारी चीज़ें अस्थमा में बेसिक में नज़र आती हैं। तो हमें चाहिए कि इन्हें रिस्क फैक्टर से हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अभी मान लो अगर एक पेशेंट को अस्थमा डिजीज़ हो गई, तो अगर एक पेशेंट को अस्थमा डिजीज़ हो गई तो उसमें कॉम्प्लिकेशन कौन से नज़र आएंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है कि इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेल हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर उसको अस्थमा डिजीज़ हो गई है, उसके सारे लंग्स में म्यूकस ज़्यादा मिकदार में बढ़ चुका है, तो उसको ऑक्सीजन तो वैसे मिल नहीं रही, तो उस हिसाब से क्या होगा? सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। बाद में क्या होगा? पेशेंट को नमूनिया हो जाएगा। अब नमूनिया तो वैसे ही होता है, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम ही फेल हो जाएगा तो नमूनिया का क्या जाए, तो वैसे नमूनिया तो हो जाएगा। जब म्यूकस ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाएगा तो पेशेंट को नमूनिया हो जाएगा। लास्ट में आता है कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट कैसे? जब पेशेंट को ऑक्सीजन सही तरीके से मिल नहीं रही है तो उस कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उससे पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। तो चेस्ट में की वजह से, अस्थमा की वजह से भी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। तो ये थी उसकी कॉम्प्लिकेशन। अब पढ़ते हैं उसकी डायग्नोसिस के बारे में। अब डायग्नोसिस, अब एक पेशेंट को अस्थमा हो गई, अब एक डॉक्टर कैसे तजवीज़ करेंगे तो कि भाई आप अब ये टेस्टिंग कराओ ताकि पता चले कि अस्थमा डिजीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट कितना है आपके लंग्स पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर क्या करता है? उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन देखता है। जब उसको अस्थमा डिजीज़ तो डॉक्टर उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन देखता है कि वो सांस कैसे ले रहा है, उसकी चेस्ट टाइटनेस हो रही है या ना, उसकी जो इंटरनली साउंड, जब वो सांस लेता है तो इंटरनली साउंड में वो सीटी का आवाज़ सुनता है, सुनाई दे रहा है या नहीं, तो ये फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में आता है। फिर उसकी जो ना विजिंग डॉक्टर देखता है, तो ये फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर देखता है। सेकंड में आता है उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करना। उससे पहले मैंने आपको बताया कि उसकी हिस्ट्री कलेक्शन डॉक्टर करता है। फिर उसको चेस्ट एक्सरे की उसको जो ना एडवाइस देता है कि भाई आप चेस्ट एक्सरे कराएं, पता चले कि आपके लंग्स कितने कदर डैमेज हो चुके हैं। तो चेस्ट एक्सरे की भी जो ना एडवाइस डॉक्टर देता है फॉर हाइपरफ्लेक्शन ऑन लंग्स, कि कितने इन्फेक्शन हो चुका है आपके लंग्स पे। और अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड, विजिक साउंड, ये मैंने बताया है कि डॉक्टर अस्कल्टेशन करता है कि उसके जो चेस्ट से साउंड बज रहा है या नहीं। तो ये इसके जो ना डायग्नोस होती है एक डॉक्टर जो पेशेंट को बताता है। तो स्टूडेंट्स, जो अभी सेकंड मेरी वीडियो आएगी तो आप उसमें जानेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रही थी तो इस वजह से मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं। सो 2 पार्ट जल्दी आएगा।